नियॉन जेनेसिस इवांगेलियन एक डार्क और कॉम्प्लेक्स एनीमे। इसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसके विजुअल्स इतने ज़्यादा डार्क हैं कि तुम सोच नहीं सकते। जब तुम इसे पहली बार देखने जाओगे तो तुम्हें ये बस एक नॉर्मल एनीमे लगेगी, लेकिन जैसे जैसे तुम इसके डीपर लेयर तक पहुंचोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा डार्क है। तो आज हम इस एनीमे के ऊपर बात करने वाले हैं, और अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस तरह के एनिमे कंटेंट्स के लिए। साथ ही तुम कमेंट करके ये बता सकते हो कि तुम्हें किस एनिमे कैरेक्टर पर या किस एनिमे पर वीडियो चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके एनिमे बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो नियॉन जेनेसिस इवांगेलियन इसका एनिमे सन 1995 में एरर होना स्टार्ट हुआ था। इसका प्रोड्यूसर स्टूडियो गैनेक्स थी, जिसके डायरेक्टर एडोकी एनो थे। इसकी बेसिक स्टोरी इसके मांगा से ही ली गई है, जो 1994 में एरर होना स्टार्ट हुई और 2013 तक चली। इसके राइटर योशियुकी सेदोमोटो थे। इसमें टोटल 26 एपिसोड्स थे और 2 मूवीज थी, और इसके बाद कुछ और मूवीज भी आई, पर इसका उसके मेन स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें इसकी ट्रू एंडिंग जानने के लिए एक मूवी को जरूर देखना होगा, जिसका नाम है द एंड ऑफ इवेंगेलियन। जब इसका एनिमे एरर हुआ तो बहुत से लोगों ने इसके एनिमे से शिकायत की। बहुत से लोगों ने तो इसके डायरेक्टर एनो को मारने की धमकी तक दी, क्योंकि इसके विजुअल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे और साथ ही इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और बहुत से लोगों को इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम भी हुई। और एक फैक्ट ये है कि जब एनो इस एनिमे को प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम में उनकी कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में नहीं थे, और मेंटली भी वो बहुत डिस्टर्ब रहते थे। कुछ लोगों का तो यही तक मानना था कि वो डिप्रेशन में भी थे। तो तुम सोच सकते हो, अगर कोई ऐसा एनिमे डायरेक्टर जिसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है और वो इस तरह के एनिमे को बना रहा है, तो उसने क्या बनाया होगा। अब हम बात करते हैं इस एनिमे के वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में। मैं इसे जितना हो सके उतना सिंपल रखूंगा, ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पहले से ही कॉम्प्लेक्स है। पर हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम इसे स्किप ना करो, क्योंकि अगर तुम इसे स्किप करोगे तो हो सकता है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दो। तो जब इस यूनिवर्स में कुछ नहीं था तो गॉड ने ही इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज और स्टार्स और प्लैनेट्स को बनाए, और उसी प्लैनेट्स में कुछ सेपरेट प्लैनेट में लाइफ फॉर्म की। लाइफ फॉर्म करने के लिए उसने 2 तरह के मून्स को बनाए, एडम द व्हाइट मून, लिलिथ द ब्लैक मून। लेकिन गॉड ने ये चीज़ ध्यान रखा कि हर एक प्लैनेट में सिर्फ एक ही मून जाए, क्योंकि अगर किसी प्लैनेट में 2 मून गए तो उसे एक ऐसी सिविलाइजेशन इवॉल्व करेगी जो गॉड के लेवल की होगी, और गॉड ऐसा नहीं चाहते थे। हमारा अर्थ भी इसी लाइफ फॉर्म वाले प्लैनेट में था। लेकिन अर्थ में क्या हुआ कि इसमें दोनों मून्स आ गए। सबसे पहले एडम मून, जो अटलांटिक में गिरा, और उसके कुछ साल बाद लिलिथ मून, जो कहाँ गिरा इसका लोकेशन तो पता नहीं है, लेकिन जब वो आया तो उससे हुआ फर्स्ट इम्पैक्ट, जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। अब गॉड्स को जिस बात का डर था वही हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडम को सील कर दिया अटलांटिक में, और उसके बाद से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। थोड़ा एडम और लिलिथ के बारे में जान लेते हैं। क्रिश्चियनिटी से हटकर यहाँ पर ये दोनों कुछ ऐसे गॉड लाइक बींग्स हैं जो लाइफ फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ एडम जो है वो एंजल्स को प्रोड्यूस करता है, और वहीं पर लिलिथ जो है हम जैसे ह्यूमंस को प्रोड्यूस करती है। जहाँ एंजल्स के पास बहुत पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ और बहुत जाइजेंटिक बॉडी है, वहीं ह्यूमंस जो है वो छोटे हैं पर वो स्मार्ट हैं, और यही चीज़ जो है ये दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। और साथ ही इन दोनों के पास अपना एक वेपन है, स्पेयर ऑफ लॉन्गिनेस। ये एक ऐसा वेपन है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को इससे मार भी सकते हैं। लेकिन जो लिलिथ का जो वेपन था वो अर्थ में आने के साथ टूट गया, और एडम जो है अभी अटलांटिक में सील है। अभी तक तो सब ठीक जा रहा था। लिलिथ की जो सिविलाइजेशन थी, ह्यूमंस वो अच्छे खासे इवॉल्व कर रहे थे। लेकिन तब तक जब 2000 में साइंटिस्ट का ग्रुप अटलांटिक नहीं गया और उन्होंने एडम को अनसील नहीं कर दिया। अब एडम जब अनसील हुआ तो उसके बाद से अर्थ में एंजल्स दिखने स्टार्ट हो गए। ये दिखने में बहुत विशालकाय मॉन्स्टर्स जैसे दिखते हैं, पर इन्हें एंजल्स ही कहते हैं। अब एडम जब आज़ाद हुआ तो उसने अपने आप को एक फोसल में चेंज कर दिया, और यहाँ पर हुआ सेकेंड इम्पैक्ट। इस सेकेंड इम्पैक्ट की वजह से वर्ल्ड की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई, और उसके जो फॉसल है उसको साइंटिस्ट ने अपने पास रख दिया। अब हुआ ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में एंजल्स आने स्टार्ट कर गए हैं। इसकी वजह से अब एक वॉर स्टार्ट हो गई है एंजल्स और ह्यूमंस के बीच, जहाँ ह्यूमंस तो एंजल्स से सीधा सीधा फाइट नहीं कर सकते, तो वो अपने ब्रेन का यूज़ करके कुछ बड़े रोबोट्स को बनाते हैं, जिनका नाम वो इवेंगेलियन रखते हैं। और ये इवेंगेलियन जो है, इनको बनाने में एडम के इस फॉसल का ही यूज़ किया गया है। यानी जो ह्यूमंस हैं वो एडम के हेल्प से ही एंजल से लड़ रहे हैं। और ये थी इस पूरे यूनिवर्स की बेसिक स्टोरी। और अब हम बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सेंजी के बारे में। सेंजी जो है एक नॉर्मल टीनेजर है
जो उसे अपने पापा का अटेंशन चाहिए, लेकिन उसके पापा और उसके रिलेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। जहाँ स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेंजी किसी को फोन कर रहा है, लेकिन वहाँ जिस शहर में वो है वहाँ इमरजेंसी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक एंजल ने अटैक कर दिया है और उस एंजल से लड़ रहे हैं एक डिफेंस ग्रुप जिसका नाम नर्व है, जो इस तरह के विशाल एंजल्स से लड़ते हैं। तुम इसके बारे में आगे और जानोगे। तो सेंजी को वहाँ से रेस्क्यू करता है मिसाटो, जो उसे नर्व के पास ले जाती है, जहाँ उसके फादर भी काम करते हैं। उसके फादर गेंडो ये चाहते हैं कि सेंजी भी इस ग्रुप में आकर इन एंजल से लड़े। उसके फादर ये चाहते हैं कि वो इवेंगेलियन यानी इवन 1 को कंट्रोल करे, क्योंकि वो ही उसे कंट्रोल कर सकता है। अब इसका रीजन तो ऐसे कुछ खास नहीं है, पर तुम इसे मेन कैरेक्टर इफेक्ट कह सकते हो। सांजी पहले तो मना करता है, पर वो दूसरे पायलट्स को देखकर खुद मान जाता है और उसे कंट्रोल भी करता है और एक एंजल को मार तक देता है। बेसिकली अब तुम इसे सोच सकते हो कि जो सांजी है उसे अपने फादर के अटेंशन चाहिए और इसीलिए वो उनकी बात मानता है। और उसके फादर ने भी उसके साथ कुछ अच्छा खासा नहीं किया। उसके मॉम के जाने के बाद उसके फादर ने भी अपने बेटे को अनाथों की तरह छोड़ दिया, लेकिन अब जब उसकी जरूरत पड़ी है तो वो उसे वहाँ बुलाए हैं। सेंजी बाकी पायलट्स के साथ मिलकर इन्हीं एंजल्स के साथ लड़ाई करता है और इसी तरह से मिशंस को कंप्लीट करता है। पर कई बार उसके साथ ऐसा होता है कि वो नर्व को छोड़ भी देता है, पर किसी न किसी कारण की वजह से उसे वापस आना पड़ता है। अब तक तुमने सेंजी की एक बेसिक स्टोरी को समझ लिया होगा, लेकिन अब यहाँ से जो स्टोरी है वो थोड़ी डार्क टोन पकड़ती है। अब हमें नर्व के एक हाई आउट में दिखाया जाता है जो आम लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर है, और यहाँ पर उन्होंने एक क्रीचर को बांध के रखा है और ये क्रीचर एक्चुअल में लिलिथ है। अब नर्व ने इसे सबसे दूर करके क्यों रखा है? इसका बेसिक रीजन ये है कि लिलिथ को एंजल्स या एडम के कांटेक्ट से दूर रखा गया है। अगर कोई भी एंजल या एडम लिलिथ के कांटेक्ट में आया तो थर्ड इम्पैक्ट होगा, और थर्ड इम्पैक्ट हुआ तो सेकेंड इम्पैक्ट की तरह जैसे 50% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, उसी तरह हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड इस बार खत्म हो जाए, और नर्व ऐसा नहीं चाहती। सांजी को यहीं पर अपनी मॉम के बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम यूई की मौत इवांगेलियन 1 को चलाने की वजह से हुई थी, जहां इवांगेलियन 1 ने उसकी मॉम को अब्सॉर्ब कर लिया। अब ये एक रीजन हो सकता है कि सेंजी ही इवांगेलियन 1 को चला सकता है। पर यहाँ पर हमें नर्व का एक डार्क साइड भी दिखाया जाता है, जहां उसके फादर गेंडो एक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर एडम और लिलिथ एक साथ किसी प्लेनेट में आए तो उसे एक ऐसी सिविलाइजेशन बनेगी जो गॉड्स के लेवल की होगी। अब गेंडो ये सोचते हैं कि अगर थर्ड इम्पैक्ट हुआ तो इससे सभी तरह के ह्यूमंस की फिजिकल एंटी फील्ड हट जाएगी, यानी सब कोई एक हो जाएंगे और वो हर तरह के पेन दुख से मुक्त हो जाएंगे और एक साथ हो जाएंगे। इसलिए गेंडो, जिन्होंने अब तक इन इवेंगेलियंस को बनाया एडम के सैंपल को लेकर, अब वो खुद चाहते हैं कि ये थर्ड इम्पैक्ट हो। और यही चीज इस पूरे एनिमे के एंडिंग एपिसोड्स में दिखाई जाती है, जहाँ पर सांजी काबूरा को मार देता है। अब काबूरा जो है वो एक्चुअल में एक एंजल है और कोई ऐसा वैसा एंजल नहीं, इसके अंदर एडम की सोल है। काबूरा सेंजी को कहता है कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि वो इस वर्ल्ड को बचाना चाहता है, और इसीलिए सांजी भी उसे मार देता है। और यहाँ पर जो सांजी है वो एक डिप्रेशन टाइप्स कंडीशन में चला जाता है, और एंड सीन में हमें ये बताया जाता है कि सांजी ने इस ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को हाँ कर दी है, और यहाँ पर ये एनीमे जो है वो खत्म हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये किस तरह की एंडिंग है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एंडिंग जो है कंफ्यूजिंग और बहुत ही अटपटी टाइप की है, और यहाँ अगर तुम इसके एपिसोड को देखोगे तो तुम्हें उसमें और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं तुम्हें इसे सिंपल तरह से बताया। अब मैं स्टार्टिंग के टाइम में तो बताया था कि तुम्हें इसमें एक मूवी को भी देखना है, द एंड ऑफ इवेंगेलियन, और इसमें हमें इसकी ट्रू एंडिंग को दिखाया गया है जो इसकी ऑफिशियल एंडिंग से थोड़ी अलग है। तो इस मूवी में होता कुछ ऐसा है कि नर्व के साथ एक और कंपनी जो है वो काम करती है जिसका नाम सील है, और ये भी एक तरह की एंजल एंटी टीम है जो इस एंजल्स को मारने में नर्व की मदद करती है। तो होता कुछ ऐसा है कि सील को पता चल जाता है नर्व के इस डार्क साइड के बारे में, और वो गेंडोल के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ देते हैं, जहां पर अपने इवेंगेलियन जो एडम की सैंपल से बने हैं तो उससे नर्व पर हमला कर देते हैं, और इस लड़ाई में मिसाटो और सेंजी के बहुत से दोस्त मारे जाते हैं। और ये देखकर सांजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और एक स्पेशल चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ कि जो भी इवेंगेलियन है एडम के सैंपल से लेकर बनाए गए हैं, पर सेंजी का जो इवेंगेलियन है वो अलग है, क्योंकि वो एडम के सैंपल से नहीं बना बल्कि वो लिलिथ के सैंपल से बना है।
तो मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था कि अगर एडम और लिलिथ एक दूसरे कांटेक्ट में आए तो क्या होगा, थर्ड इम्पैक्ट। और इसी मूवी में सांजी जो है वो लिलिथ की पावर को अनलॉक कर देता है और जिसकी वजह से थर्ड इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। जहाँ दूसरी ओर थर्ड इम्पैक्ट स्टार्ट हो चुका है, वहीं पर गैंडोल्फ रे को लिलिथ के पास ले जाते हैं और जो रे है उसको लिलिथ की हेल्प से बनाया गया है, मतलब वो एक तरह की क्लोन है। और जब वो लिलिथ के पास आती है तो लिलिथ उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और रे जो है एक बहुत ही बड़े फॉर्म में चेंज हो जाती है और सभी फिजिकल लिविंग बींग्स की एंटीफील्ड को तोड़ना स्टार्ट कर देती है और सबको एक करने स्टार्ट कर लेती है। पर यहीं पर रे जो है वो गैंडोल्फ को धोखा दे देती है और अपना आखिरी फैसला सेंजी के ऊपर छोड़ देती है और सेंजी जो है वो इस बार ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को मना कर देता है, जिसकी वजह से रे मर जाती है और बचते हैं बस सेंजी और आसुका, जो सेंजी की लव इंटरेस्ट थी स्टार्टिंग के टाइम में जब उसने ज्वाइन किया था। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है और इसका ये ऑफिशियल एंडिंग भी खत्म होता है। तो अब तक तुमने इसकी ऑफिशियल एंडिंग को बात की, हमने इसकी ट्रू एंडिंग के ऊपर बात की और इसके एनिमे के बेसिक्स के ऊपर बात की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्यों लोग जो हैं वो इस एनिमे को इतना हेट करते हैं और क्यों ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो, मैंने स्टार्टिंग के टाइम में बताया था कि एनो जो है इस एनिमे को बनाने के टाइम में मेंटली बहुत ही अनस्ट्रेस थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जितने भी डिप्रेशन और अपने ट्रॉमा को इस एनिमे में दिखाया है, जिसकी वजह से ये दिखने में थोड़ी डिस्टर्बिंग टाइप की लगती है। और साथ ही साथ हमें इसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी की वजह से तुम इससे ज़्यादातर इंगेज नहीं हो पाते। अगर तुम कभी कोई स्टार्टिंग एनिमे वॉचर हो और तुम इस तरह के एनिमे को देखोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये उस तरह के एनिमे है जो बहुत से एनिमे को विजिट कर लिया है, उसके बाद अगर तुम इसको देखोगे तो शायद तुम्हें थोड़ा मजा आएगा। तुम्हें ये ऊपर से बस एक मेका रोबो एनिमे लगेगी, पर नहीं, इसके प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई मेंटल कंडीशंस, इन चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ हर एक प्रेजेंटेशन में तुम्हें एनो के द्वारा दिखाएगी उसकी मेंटल कंडीशन को बताया गया है और तुम्हें सबसे ज़्यादा ये चीज़ सांजी के ऊपर दिखाई देती है, जहाँ उसके डिसीजंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी होते हैं और कई बार उसके फैसले सही नहीं होते। और यही कारण है कि जो एनिमे वॉचर्स हैं सांजी को इतना अच्छा प्रोटैगनिस्ट भी नहीं मानते हैं। तो ये थी इस नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन की स्टोरी। इसके एनिमे के ऊपर हमने बात की, इसके मेन कैरेक्टर के ऊपर बात की और इसका कंक्लूजन भी हमने देख लिया। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि हाँ, तुम्हें देख सकते हो, बट हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो को पहले देखा है तो अभी जाकर शायद तुम्हें कुछ स्पॉयलर्स के साथ तुम्हें कुछ इसकी स्टोरी भी समझ में आएगी। और अगर तुम इस एनिमे देख चुके हो और फिर इसे देखने आए हो तो हाँ, तुम इसे क्लियर भी हो गए होगे। तो बस, अगर तुम्हें वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह के एनिमे कंटेंट्स के साथ मेरे लिए बने रहो। और मैं चलता हूँ कोई अगले वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय।